ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आपके साथ फिर से आ गए हैं एक बढ़िया एडिटोरियल के साथ, और वो एडिटोरियल आज डिसेंटिंग जजमेंट के ऊपर बात कर रहा है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डिसेंटिंग जजमेंट का मतलब नहीं पता होता है, लेकिन डिसेंटिंग जजमेंट के ऊपर आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा, कभी मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, या आपको प्रीलिम्स में भी आजकल रिसेंट एक नया ट्रेंड है कि लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि हमने 2022 के पेपर में देखा यूपीएससी के। तो डिसेंटिंग जजमेंट का क्या रोल होता है? ये डिसेंटिंग जजमेंट यानी डिसेंट यानी कि डिसएग्रीमेंट, ये जब कोई जज बैठते हैं तो कभी भी जो कोर्ट होती है उसमें जजेस का जो गठन होता है, ये जो बेंच होती है, उसमें देखते हैं कि यार कितने जजेस बिठाने चाहिए। तो जो यूजुअल ट्रेंड है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखना है ना, अगर मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है जहाँ पे ये बात हो रही है कि चीज़ संवैधानिक है या नहीं है, संविधान के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द लेंसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस मैटर इज करेक्ट और नॉट, तो मिनिमम 5 जजेस को तो बिठाते ही हैं। मिनिमम 5 जजेस को, 5 जजेस को बिठाते ही हैं। अब इस 5 जजेस में डिसीजन येस और नो में हो सकता है। तो मान लीजिए 5 जजेस में डिसीजन देने वाले येस 3 हैं और नो 2 लोग हैं, तो दोनों लोग अपने रीजंस जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। रीजंस आर रिकॉर्डेड, है ना, दोनों लोगों के रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी जो 3 कहने वाले हैं, 3 विल प्रिवेल ओवर 2 बिकॉज ऑब्वियसली 2 इज लेस इन नंबर, तो इसको कह देते हैं हम लोग मेजॉरिटी जजमेंट। क्या कह देते हैं? मेजॉरिटी जजमेंट, जिसकी सुनी जाएगी, और ये हो जाता है माइनॉरिटी वर्डिक्ट, ये हो जाता है माइनॉरिटी जजमेंट। ठीक है, और जो माइनॉरिटी जजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिसेंटिंग ओपिनियन या डिसेंटिंग जजमेंट, यानी कि सहमत नहीं थे ये लोग। ठीक, तो ये डिसेंटिंग जजमेंट जो होता है, कह रहे हैं कि ये स्पिरिट ऑफ द लॉ को बताता है। अभी मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है, या जो जिस पे सुप्रीम कोर्ट बात करने वाला है, वो है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। द मैटर इज अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। अब इस रिलीजियस फ्रीडम में इन इंडियन कोर्ट्स को ये डिसाइड करना है कि रिलीजियस ग्रुप्स के राइट प्रिवेल करें या इंडिविजुअल के राइट्स प्रिवेल करें। इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने 1962 में आया था, जहां पे 5 जजेस बैठे, 4:1 की रूलिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रुप राइट प्रिवेल करता है इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर। यानी अगर मैं एक रिलीजन का पार्ट हूँ और उस रिलीजन के लोग मुझे उस अपने रिलीजन से निकालना चाहें, तो क्या वो निकाल सकते हैं? तो क्या मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं रहेगा? ग्रुप राइट्स ऑफ रिलीजन प्रिवेल कर जाएगा? 1962 में, 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ग्रुप का राइट इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर प्रिवेल करेगा। यानी ग्रुप चाहे रिलीजियस ग्रुप, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में आपको रिलीजन से एक्सपर्ल कर सकता है, बाहर कर सकता है। यही एक मामला था सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, जहाँ पे बॉम्बे स्टेट ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट निकाला 1949 में, और कहा कि कोई भी रिलीजन किसी भी मेंबर को उसके रिलीजन से बाहर नहीं कर सकता। अब बात हो रही थी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में एक प्रैक्टिस है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में एक प्रैक्टिस है कि जो कम्युनिटी का चीफ होता है, उसके पास एक्स कम्युनिकेशन करने का एक्सक्लूसिव पावर होता है। ये उनकी एसेंशियल कल्चरल प्रैक्टिस है, राइट। तो जो जिसको पावर दी गई थी इस एक्ट के अंदर, वो था ट्रस्टी ऑफ द कम्युनिटीज प्रॉपर्टी, है ना, रिलीजियस हेड था वो। और भाई उसको पावर दे दी गई कि किसी को भी निकाल सकता है वो फ्रॉम द डिनोमिनेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज चॉइस। ये उनके एसेंशियल कल्चर में आता है दाऊदी बोहरा की कम्युनिटी में। अब सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन जी को निकाल दिया गया रिलीजन से, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दाऊदी बोहरा लोगों ने कहा कि देखिए, हमारा कलेक्टिव राइट है रिलीजियस फ्रीडम का, अब हम तुमको अगर निकाल रहे हैं तो हमने कलेक्टिवली डिसीजन लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और अभी इस मामले में रिकंसिडरेशन क्यों चाहिए? बड़ा जाहिर सीधी सी बात है, इसलिए क्योंकि देखिए ये व्यक्ति जो है, इसका भी तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, ये भी तो इफेक्ट हो रहा है। तो कोर्ट उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बीपी सिन्हा, उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया और कहा कि ये जो पूरा कानून है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इनकी बात सुनी नहीं गई, क्योंकि इकलौते जज थे जो डिसेंट दे रहे थे, बाकी सब ने तो सहमत थे कि ग्रुप राइट्स, कलेक्टिव राइट्स ऊपर होते हैं। इन्होंने कहा कि दाई जिसको पावर मिली है टू एक्स कम्युनिकेट, वो ग्रुप्स फेथ के लिए इतनी एसेंशियल थी, वॉज सो एसेंशियल टू द ग्रुप्स फेथ,
that a legislation in the name of social welfare cannot be allowed to reform a religion out of its existence. Now judgment held कि स्टेट सोशल वेलफेयर करने के चक्कर में हमारे लॉ हमारे रिलीजन को रेगुलेट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी अलाउड टू रिफॉर्म अ रिलीजन आउट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अब ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का कारण रहा है। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर गया ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया। तो ये समझने वाली बात है हमें कि क्या रिलीजन को मॉडिफाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? हाल फिलहाल में तो ऐसे ही देखा जा रहा है दोस्त, हाल फिलहाल में तो ऐसे ही देखा जा रहा है। कोर्ट ने जैसे कि शिरूर मठ के केस में 1954, जो कि बड़ा फेमस केस है एसेंशियल डॉक्ट्रिन का, होता क्या है, हिजाब वाले वर्डिक्ट में भी देखा था कि कोई भी प्रैक्टिस आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए अगर उसको प्रोटेक्शन मिलना है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। अगर वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, तो आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो 10 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AS ओका का जजमेंट आया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है, पुराना जो जजमेंट है 1962 का, उसको हम फिर से रिकंसिडरेशन के लिए सोच रहे हैं। दो कारण है उसके। पहला कि जो ओरिजिनल रूलिंग आई थी 1962 की, उस समय राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस को इस तरीके से नहीं टेस्ट किया गया था कि उनको बाकी लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ हम इक्वेट कर सकें, बैलेंस आउट कर सकें। तो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्या हैं, अपने इक्वल केयर और डिग्निटी के साथ उस रिलीजन के अंदर, वो उसका फंडामेंटल राइट कैसे प्रोटेक्ट होगा, ये अभी वापस से रिकंसीडर करना, क्योंकि पिछले जजमेंट में नहीं हुआ। दूसरा कहना ये है कि सरदार सैयदना वाले मैटर के बाद इंडिया का जूरिस्प्रूडेंस जो है वो काफ़ी मैच्योर हो गया है, एक ऐसे पॉइंट में आ गया है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रिलीजन से निकालना हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से चेक करना पड़ेगा कि कौन संविधान में दी गई मोरालिटी के साथ में है कि नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, तो ये दो रीजंस की वजह से जजमेंट को देख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई भी मामला लार्जर बेंच के पास जाता है तो उसका डिसीजन बढ़िया से होता है। तो अभी साबरीमाला डिस्प्यूट के ऊपर एक बेंच बनाई गई है 9 जजेस की, तो वहाँ उस बेंच को ये वाला जजमेंट भी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि रिलीजन और सोशल लाइफ में आज के समय में एक इनएक्सट्रिकेबल यानी कि इनसेपरेबल लिंक है, आप हटा नहीं सकते दोनों को, और इंडिया में बड़ा कॉमन है ये चीज़। तो किसी भी रिलीजन से रहने वाले अधिकारों को आप कहेंगे डिनोमिनेशनल राइट्स। डिनोमिनेशनल राइट्स जो हैं वो रिलीजन से निकल के आते हैं, वो लॉज ऑफ जनरल पब्लिक एप्लीकेशन के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में आ जा रहे हैं, और जहाँ पे इंडिविजुअल राइट और ग्रुप राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो रिलीजन और सोशल लाइफ में क्या प्रिवेल करना चाहिए? अब सोशल लाइफ को डायरेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल लाइफ को हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। तो ऑब्वियसली सोशल लाइफ के जो टेनेट्स हैं वो रिलीजन के ऊपर वो हावी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर आप एक बेसिक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो भी टेक अवे करने की कोशिश करोगे, तो बड़ा यूनिक बैलेंस क्रिएट करना है दोनों के बीच में। ठीक, कोर्ट ने कहा कि डिटरमाइनिंग व्हाट इज एसेंशियल द कोर्ट रूल्ड वुड डिपेंड ऑन व्हाट डिवोटीज टू द फेथ डीम एज इंटीग्रल टू द रिलीजन। ठीक है, अब एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है, तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंटेक्स्ट में क्या होगी। ठीक, अब रिसेंटली ट्रेंड बड़ा ये क्रिटिसिज्म भी है सुप्रीम कोर्ट का कि रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस बुक्स को भी इंटरप्रेट करने लगी है और खुद एक थियोलॉजिकल अथॉरिटी बनती जा रही है, जहां पे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन भी दे रही है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि विच प्रैक्टिसेस वाज सेंट्रल टू द फेथ। अब ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अब एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन की बात करें तो रिसेंटली तांडव सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तांडव जो है वो आनंदी मार्गेस द्वारा भले किया प्रैक्टिस किया जाता हो, लेकिन वो इनएसेंशियल है टू द रिलीजन। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, जजेस जो हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ जहाँ स्टेट मस्ट बी अलाउड टू लेजिटिमेटली इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, द सुप्रीम कोर्ट was sketching out boundaries to determine which rights and rituals were deserving of constitutional protection in the first place.
सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना डिसाइड करना रहता है कि स्टेट कहाँ इंटरफेयर कर सकता है तुम्हारे रिलीजन के साथ, इतना ही करना चाहिए। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट क्या है, बाउंड्रीज डिसाइड कर रहा है कि राइट्स और रिचुअल्स कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं और किनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, किनको नहीं देना ज़रूरी है। तो ये एक ओवर स्टेपिंग है सुप्रीम कोर्ट की रिलीजियस मैटर्स में। ऑथर दोनों पक्ष आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस अप्रोच में एक चीज़ पीछे छूटती है, एलिमेंट्री रैशनल पीछे छूटता है कि आपने रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी दे रखी है कि रिलीजियस ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनको एथिकल ऑटोनॉमी है, वो अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ टू बेस्ट लीड देयर लाइफ्स। ये उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी तो है, रिलीजियस ऑटोनॉमी। लेकिन सरदार सैयदना के जजमेंट को भी अगर हम देखें तो एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए कई बार कोर्ट जो होती है अनविलिंग टू स्ट्राइक डाउन होती है एक प्रैक्टिस दैट इम्पिंज्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स मेयरली बिकॉज द प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चन इज एसेंशियल टू फेथ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सरदार सैयदना वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अभी आज के टाइम पे अनविलिंग है कि वो उस प्रैक्टिस को स्ट्राइक डाउन कर सके दैट इम्पिंज्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स। बिकॉज द पॉइंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कलेक्टिव राइट्स को इंपॉर्टेंस दे रही थी, बिकॉज प्रैक्टिस इन क्वेश्चन वॉज एसेंशियल टू द फेथ। लेकिन फिर वो इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल राइट टू लाइफ, इंडिविजुअल डिग्निटी के भी खिलाफ है। अब डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल तो प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि बचाना पड़ेगा। तो बैलेंस क्रिएट करना है। तराजू के दोनों छोर पे क्या है, एक है कलेक्टिव राइट है, एक है कलेक्टिव राइट है रिलीजन का, ठीक। उसके बाद इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअल राइट है डिग्निटी एंड रिलीजन का। ये दोनों मैटर कॉन्फ्लिक्ट में हैं। अब इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, वही समझना है हमें। अब वे अहेड ये है कि रिलीजियस ग्रुप्स जिनको राइट दिया गया है सो दैट इंडिपेंडेंट मेंबर्स कैन कम टुगेदर टू फुलफिल कलेक्टिव डिजायर्स। रिलीजियस ग्रुप्स को राइट इसलिए दिया जाता है, इस गारंटी में अल्टीमेटली इंडिविजुअल ही है। इसीलिए कोई भी प्रैक्टिस कितनी भी एसेंशियल हो किसी भी फेथ के लिए, वो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो कभी नहीं जा सकती, क्योंकि रिलीजियस ग्रुप्स को ये राइट ही दिए गए हैं ताकि इंडिपेंडेंट मेंबर्स एक साथ आ सकें और अपने कलेक्टिव डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें। तो पहले इंडिविजुअल डिग्निटी है, फिर कलेक्टिव राइट है, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो आर्टिकल 26 में, जो कि राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस को रिकग्नाइज करता है, इट बिगिंस बाय सेइंग दैट ऑल द राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब सरदार सैयदना के मामले को जब लार्जर बेंच में दिया जा रहा है तो जस्टिस ओका ने कहा कि मोरालिटी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसको हम कैसे समझेंगे, करंट कंटेक्स्ट में समझेंगे। उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल वैल्यूज सब्ज्यूम हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इनहेरेंट है, वो आएगा ही आएगा। इन सब के खिलाफ कुछ हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है। हिस्ट्री ने हमें हमेशा दिखाया है कि रिलीजियस बाउंड्रीज के अंदर जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कई बार एक इंडिविजुअल की रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ कैसी है वो भी डिटरमाइन होता है। अगर ऑटोनॉमी किसी ग्रुप में आती है मैटर्स ऑफ रिलीजन के चलते और उसको हम स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं तो इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे, इंडिविजुअल मेंबर्स के राइट्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रॉब्लम है और जो बेसिक टेनेट हैं वो सामने आने लगेंगे। तो क्या ड्रॉबैक हैं रिलीजियस राइट्स के अबव इंडिविजुअल राइट्स? एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हम लोग ले के लिए आए थे उसमें एक फर्दर एक्सियोम था दैट द पावर इक्वेशंस विद इन रिलीजियस डिनोमिनेशंस मीन दैट रूल्स आर ऑफन एनफोर्स्ड बाय डोमिनेंट कम्युनिटी लीडर्स। अब ये जो एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो जजमेंट था उसमें कहा गया कि डोमिनेटिंग कम्युनिटी लीडर्स का जो विल है वो प्रिवेल करता है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अ लॉ दैट फेवर्स ऑटोनॉमी ऑफ द ग्रुप ओवर द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल विल हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑब्वियसली, बिकॉज एसोसिएशन जब चलाता है एक रिलीजन को तो वो पावरफुल होता जाता है और वो लेस पावरफुल मेंबर्स पर्टिकुलरली वुमेन, चिल्ड्रेन, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, इन सब को सबॉर्डिनेट करता चला जाएगा, दबाता चला जाएगा और फिर एक चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो प्रोटेक्टेड है वो ले ली जाएगी, कल्चरल डिसेंट। भाई मेरे कल्चर में सब चीज़ सही होती हुई ज़रूरी थोड़ी है। तो सरदार सैयदना का जो जजमेंट है, जो डिसेंटिंग जजमेंट है, वो इन्हीं सारी बातों को करता है। अब 9 जज बेंच उसको रिकंसीडर कर रहे हैं तो उनको स्पिरिट ऑफ द लॉ के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आपने देखा कि जब इंडिविजुअल राइट्स और रिलीजियस ग्रुप राइट एक साथ सामने आ जाएंगे
तो किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा और क्या रोल है डिसेंटिंग जजमेंट का। मिलते हैं आपसे अगले एडिटोरियल एनालिसिस में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शॉर्ट में हम आपको सभी एडिटोरियल्स का इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।